आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा ऑनलाइन शिक्षण में 10वीं के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने वाच्य के बारे में अध्ययन किया था और वाच्य के भेद के बारे में अध्ययन किया था। आज इस प्रातःवेला की कक्षा में 10वीं के विद्यार्थियों, आज अपन समास के बारे में पढ़ेंगे। समास के बारे में, समास का अर्थ, समास की परिभाषा, समास के भेद का अध्ययन करेंगे। जो समास की परिभाषा जो इस प्रकार हैं, इनको समझते हैं। समास की परिभाषा दो या अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति, अवयव आदि हटाने से शब्द का नया छोटा रूप बनता है। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। विद्यार्थियों, अपन सबसे पहले विभक्ति, जो कारक चिन्ह होते हैं उनको विभक्ति कहते हैं, और अवयव शब्द होता है, जो विशेष शब्द होते हैं जिन शब्दों पर लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अवयव कहते हैं। तो इस परिभाषा का अर्थ है कि दो शब्द या दो से अधिक शब्द होंगे और इन शब्दों के बीच की विभक्ति को हटाना या अवयव शब्द को हटाना। जो हटाने के बाद में छोटा या संक्षिप्त शब्द का रूप बनता है, उसे समास कहते हैं। एक बार समास की पुनः परिभाषा का स्मरण करते हैं। दो या अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति, अवयव आदि हटाने से शब्द का नया छोटा रूप बनता है। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब उदाहरण के लिए अपने पास शब्द हैं। देखिए, जो राजपुरुष शब्द लिखा है, ये राजपुरुष शब्द समस्त पद कहते हैं और इस राजपुरुष शब्द को विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, इसको कहते हैं समास विग्रह, राजा का पुरुष। और जो ये राजा का पुरुष को समस्त पद बनता है, शब्द की रचना होती है, ये कारक चिन्ह हटाते हैं या अवयव हटाते हैं, कारक चिन्ह हटाते हैं, तो ये छोटा और संक्षिप्त रूप बना है, ये समास शब्द हैं, उसको कहते हैं समस्त शब्द। और ये छोटे और संक्षिप्त शब्द की अपन विग्रह करते हैं, और विग्रह इस प्रकार होता है, अलग अलग शब्दों का करते हैं, विग्रह करते हैं। तो इस समास को, शब्द को विग्रह यानी अलग अलग करना, और अलग अलग शब्द को करने के बीच में विभक्ति या कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वो समास विग्रह शब्द कहलाता है। अब भैया बहनों, समास शब्द के सम प्लस आस से बना है। जो समास शब्द हैं वो सम प्लस आस शब्द से बना है। आस शब्द से बना है। सम का अर्थ है संक्षिप्त और सुंदर शब्द। सम का मतलब अर्थ है संक्षिप्त और सुंदर शब्द, और आस शब्द का अर्थ है कथन। तो ये दोनों समास शब्द का जो अर्थ होगा, संक्षिप्त और सुंदर कथन। समास शब्द का अर्थ होगा संक्षिप्त और सुंदर कथन।
विद्यार्थियों, अपन ने समाज के बारे में अध्ययन किया, समाज की परिभाषा, समाज के अर्थ को समझा। अब समाज के जो वेदों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब समाज का जो पहला जो वेद है वो तत्पुरुष समास है, उसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की पहचान मैं आपको सामान्य रूप से बताता हूँ। जहाँ पर तत्पुरुष समास के अंतर्गत अपने कारक चिन्हों का जब प्रयोग होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास की पहचान होती है। जो कारक चिन्ह होते हैं, 8 जो कारक होते हैं, इनमें जो कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ पर तत्पुरुष की सामान्य रूप से परिचय हो जाता है। अब तत्पुरुष समास के बारे में अपन उसको परिभाषा सहित समझते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति, जो पहला पद होगा उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, लुप्त हो जाती है, पहले पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। और ये समाज का उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पर जो उत्तर पद होगा तत्पुरुष समाज के, जो पहला पद जो कहते हैं कि जो उत्तर पद होगा वो प्रधान यानी प्रमुख होगा। यहाँ पर मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया है उत्तर पद को समझने के लिए। जैसे राजपुत्र, ये शब्द आया राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब आता है राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र है, यहाँ पर जो का शब्द लगा है वो कारक चिन्ह है। अब देखिए, लेकिन जब ये समस्त पद बनता है तो ये कारक चिन्ह या विभक्ति का लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है, लोप होगा, और लोप होने से राजपुत्र बन जाता है। अब देखिए, अब मैंने कहा था कि उत्तर पद प्रधान होता है, तो राजा का पुत्र, जो पुत्र शब्द है, ये आपका जो उत्तर पद है पुत्र, ये पुत्र शब्द है यहाँ पर, इसमें प्रधान है। विद्यार्थियों, अपन ने समाज के पहला भेद तत्पुरुष को पढ़ा। अब अपन समाज के दूसरा जो भेद है वो कर्मधारय समाज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब कर्मधारय समाज की सबसे पहले अपन उसकी परिभाषा को समझते हैं, जो इस प्रकार है। कर्मधारय समाज में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, या एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। उदाहरण, माँ जन, मान है जो जन। दूसरा उदाहरण, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। तीसरा उदाहरण, लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। अब सबसे पहले आता है कर्मधारय समाज में एक पद विशेषण होता है। एक विशेषण किसे कहते हैं? जो, और विशेष्य, इसके बारे में समझें। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती हैं उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य की परिभाषा समझाते हैं। विशेष्य, जिन शब्दों के द्वारा विशेषण की जो विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों द्वारा विशेषण की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। दूसरा शब्द इसमें आया है उपमा और उपमेय। एक शब्द को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है तब उसके उपमान कहते हैं। जैसी वो वस्तु उसके समान है नहीं, लेकिन ऐसी उसको तुलना दी जाती है, तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है, तो उसे उपमान कहते हैं। अब अपन समझते हैं, जैसे महाजन, मान है जो जन, ये जनता, जन है, ये मान है। यहाँ पर जन है, ये मान शब्द आया है विशेषण, और विशेषण है और विशेषण की जो विशेषता बता रहे हैं, और वहाँ पर आएगा विशेष्य आएगा। अब देखिए, अब अपने उपमान और उपमेय को समझना है। यहाँ पर उपमा और उपमेय को तत्पुरुष समाज में सबसे बढ़िया,
कर्मधारय समाज को समझने का सबसे बढ़िया अच्छा तरीका है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान बताए जाते हैं। जैसे मां जन है, मान जन, महान है जो जन, यहाँ पर जनता को, जन को उपमा दी गई है महान, तो यहाँ पर जो जन शब्द है वो उपमेय और मान शब्द हैं वो उपमान होगा। अब दूसरा उदाहरण है मुख रूपी चंद्रमा। अब देखिए मुख है, ये अपने आप में उपमेय, और मुख को किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा की दी गई है। जो चंद्रमा शब्द है यहाँ पर है वो उपमान है। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है जो कर्मधारय समाज के लिए, लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। लौह पुरुष समस्त पद है कर्मधारय का, और लोहे के समान पुरुष हैं वो समाज विग्रह है, कर्मधारय शब्द का समाज विग्रह है। अब जैसे लोहे के समान पुरुष, तो ये पुरुष शब्द हैं, यहाँ अपने आप में उपमेय हैं, और पुरुष की को उपमा कैसी दी गई है, पुरुष को कैसे बताया गया है? लोहे के समान बताया गया। तो लोहे के समान बताया गया, लोहे शब्द होगा, ये शब्द आपके उपमान होगा। तो विद्यार्थियों मैंने बताया है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताना, जबकि वो सब वस्तु है नहीं, और एक वस्तु को दूसरी वस्तु के जो समान बताया जाता है तब उसे कहते हैं उपमा कर्मधारय समाज, क्योंकि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जा रहा है, वहां पर उपमा दी जाती है, वहां पर कर्मधारय समाज पाया जाता है। विद्यार्थियों, अपन ने समाज के दो भेदों का अध्ययन किया। पहला था तत्पुरुष समाज, दूसरा कर्मधारय समाज का अध्ययन किया। अब अपन समाज के तीसरे भेद का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो द्विगु समाज कहते हैं। द्विगु समाज की परिभाषा जो इस प्रकार है, जिस समाज का पहला पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य, उसे द्विगु समाज कहते हैं। विद्यार्थियों, द्विगु समाज का पहला पद होता है वो निश्चित संख्यावाचक होता है। संख्या निश्चित होती है, पहला पद निश्चित संख्यावाचक शब्द होगा और विशेषण होता है। पहला पद निश्चित संख्यावाचक और विशेषण शब्द होता है या पद होता है, और दूसरा जो पद होता है वो विशेष्य होता है। उन्हें द्विगु समाज कहते हैं। द्विगु समाज के मैंने यहाँ 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं श्यामपट्ट के द्वारा, जो इस प्रकार हैं। जैसे पहला पंचवटी, 5 वटों का समूह। दूसरा तिराहा, 3 राहों का समूह। तीसरा त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा के आधार से समझेंगे। समाज का पहला पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर पंचवटी शब्द आया है। ये पंचवटी पंच शब्द हैं, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। और दूसरा पद वटी शब्द आया है, वो विशेष्य है, क्योंकि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जो वटी शब्द है ये विशेषण शब्द पंच का है, ये विशेषता बता रहा है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेष्य कहते हैं। तो अब ये समझेंगे कि द्विगु समाज के अंदर पहला पद होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, और दूसरा जो पद होगा वो विशेष्य होता है। तब इस प्रकार का जो शब्द बनता है 5 राहों का समूह, यहाँ पर द्विगु समाज पाया गया है। उसी प्रकार त्रिभुवन,
त्रि यानी 3, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और भुवन शब्द है, ये त्रि का विशेषता बता रहा है, विशेषण की जो विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। तो यहां पर इनका समस्त पद का समाज विग्रह बनेगा 3 भुवनों का समूह, 3 भुवनों का समूह। उसी प्रकार अपन उससे पहले तिराहा, 3 राहों का समूह, तो यहां पर 3 राहों का समूह, ती यानी 3, ती यानी 3, ती यानी 3 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और रहा यानी विशेष्य, ती यानी विशेषण का विशेषता बताने वाला विशेष्य शब्द रहा। तो ये समस्त पद हैं और समस्त पद का समाज विग्रह होगा 3 राहों का समूह। तो यहां पर द्विगु समाज पाया गया है। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है, त्रिभुवन। त्रिभुवन यहां पर ती यानी निश्चित संख्यावाचक शब्द, भुवन यानी विशेष्य, और समस्त पद का विग्रह होगा 3 भुवनों का समूह। तो यहां पर भी द्विगु समाज की पाया गया है। तो अब मैं एक बार पुनः स्मरण करवा रहा हूं, द्विगु समाज की पहचान करने के लिए विद्यार्थियों, पहला पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। तब वहां पर ऐसे शब्दों में द्विगु समाज पाया जाता है। विद्यार्थियों, मैंने आज इस कालांश के अंतर्गत पहले समाज का अर्थ बताया, समाज की परिभाषा, समाज के भेदों के तीनों का अध्ययन किया क्रमशः, जिसमें पहला था तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज की विद्यार्थियों सीधा सीधी पहचान करते हैं जिनमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, वो तत्पुरुष समाज पाया जाता है। दूसरा कर्मधारय समाज, जहाँ उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है, वहाँ पर कर्मधारय समाज पाया जाता है। तीसरा मैंने समाज का अध्ययन करवाया द्विगु समाज। द्विगु समाज में मैंने अभी पूर्व में ही बताया है कि पहला पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, वहाँ द्विगु समाज होता है। विद्यार्थियों, इस समाज के तीनों भेदों का मैंने अध्ययन करवाया है। इसी में से मैं अपने PDF फाइल के माध्यम से प्रश्न आपके माध्यम तक भेजूंगा। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने सुंदर लेखनी में गृह कार्य की कॉपी में कार्य करें। धन्यवाद।